तंग इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। इस प्रोग्राम में पिछले सप्ताह आपने सुना था पार्श्व गायकी की दुनिया की मशहूर जोड़ी विजय चौधरी और रेणु चौधरी से यूनुस खान की बातचीत का पहला हिस्सा। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग। यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर। सर पर ख्याल यार की, सर पर ख्याल यार की चादर ही ले चले, कुछ यादगार शहर सितमगर ही ले चले। आए हैं इस गली में तो, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चले हैं कुछ यादगार शहर सितमगर ही ले चले। रेणु जी, मौसीकी की दुनिया का एक अहम जो औजार है वो है कंपोजिशन, और हमें ये मालूम है कि आप और विजय जी दोनों कंपोजिशन भी किया करते हैं। तो इस बारे में जरा बताइए। जी हाँ, कई गाने मैंने इस डिस्क में और इससे पहले भी कंपोज किए हैं। और मेरी एक ख़ास बात ये रहती है कि मैं ज़्यादातर गज़लें जो है रागों में छेड़ती हूँ, रागों को लेके उनको बेस बना के। जैसे मेरी गज़ल जम्स की गज़लें हैं, उसमें ललित राग लिया है, कलावती लिया है। अभी जो बेवफाओं से प्यार करते हैं उसमें मैंने यमन में एक गज़ल ली है जी। उसका टाइटल है बेवफाओं से प्यार करते हैं, तो वो पूरा यमन कल्याण में बेस्ड है। बेवफाओं से प्यार करते हैं जो गजल है उसका गुनहगार शायर मैं हूँ। आपने अभी अपनी इस कंपोजिशन की बात की, तो जब तक आप गुनगुना के नहीं बताएंगी तब तक हमें समझ में कैसे आएगा कि ये कंपोजिशन कैसी है? यूं तो वो बेवफा सा लगता है, यूं तो वो बेवफा सा लगता है, मुझको फिर भी खुदा सा लगता है। बेवफाओं से प्यार करते हैं, बेवफाओं से प्यार करते हैं, उन पे ही जान सार करते हैं, बेवफाओं से प्यार करते हैं। वाह भाई वाह। विजय जी, आप भी अपनी गज़लें कंपोज करते हैं, और मामला कुछ इस तरह का है कि गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्रे रफ्ता को आवाज़ देना। तो ये आवाज़ आप भी देना चाहेंगे? एक शाम सी कर लेना काजल की लकीरों से, एक चांद सा आँखों में चमकाए हुए रखना, आदत से बना ली है तुमने तो यार अपनी, जिस शहर में भी रहना, दमकाए हुए रहना, कुछ यादगार
यादगार शहर सितमगर भी ले चले। आए हैं इस गली में तो, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चले कुछ यादगार शहर सितमगर ही ले चले। भाई वाह, आप दोनों की जो जुगलबंदी है, या ये कहें कि आपके जो सुर हैं, वो सुनकर हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी वाह वाह जरूर कर रहे होंगे। और ये तो खैर बाद में पता चलेगा उनके खुतूत से। लेकिन विजय जी, जरा अब ये बताइए कि बिस्मिल्लाह करने के बाद जी किन किन मुकामों से आप गुजरे? मुकामों से अगर आपका मकसद है रिकॉर्ड्स कौन कौन से रहे जी, तो मैं आपको बताऊं कि बिस्मिल्लाह के बाद मुस्कुराहट, उसके बाद में हरी अमृत एक भजन का भी था, फिर गजल जेम्स, फिर खूबसूरत, फिर आशियाना और चिट्ठी तेरे नाम, और ये जो है लेटेस्ट बेवफाओं से प्यार करते हैं। तो ये सब मुख्तसर सा सफर मैंने आपकी खिदमत में बयान किया। जैसा कि आपने कहा कि आप भजन भी गाते हैं, गजलें भी गाते हैं, तो ये चुनाव कैसे होता है कि गजल कौन सी गानी है और भजन में किन भक्ति रचनाओं को चुनना है गाने के लिए? भक्ति रचना के साथ तो कोई प्रश्न ज्यादा जुड़े नहीं होते। भक्ति रचना सुनने वाले भी बेचारे जो है ना, वो भक्ति भाव से सुनते हैं, बड़े डिमांडिंग नहीं होते, तो वो तो मन बना के आते हैं कि भजन सुनने आए हैं। गजल के साथ में बड़ी शर्तें जुड़ी हुई हैं। हर सुनने वाले का अपना एक खास पसंद का दायरा है, कुछ इस किस्म की सुनना चाहता है, कुछ दूसरे किस्म की। तो सब चीजों को आपको नजर में रखना पड़ता है। आपको कलाम ऐसा चुनना पड़ता है जो मास अपील वाला हो, यूनिवर्सल अपील वाला हो, अलावा उसके धुन भी ऐसी हो जो हर एक की समझ में आए, बहुत आड़ी टेढ़ी भी ना हो। चाहे आप इस काबिल हो, आपकी तैयारी कितनी भी हो, लेकिन आपको उनके स्तर पर जाके उन्हें सुनाना पड़ता है जो आम स्तर है। ज्यादा कलाकारी करने से भी उनके सर से गुजर जाती है, और उससे नीचे हो स्तर से तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो आपको एक खास मकाम अपना खुद क्रिएट करना पड़ता है। रेणु जी, आप ये बताइए कि स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना और आमंत्रित श्रोताओं के सामने स्टेज पर बैठकर गाना, इन दोनों चीजों में आप क्या फर्क महसूस करती हैं? मुझे तो स्टेज पर गाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑडियंस में जो रिएक्शन मिलता है, जो हमको हिम्मत मिलती है, जो हमें वाहवाही मिलती है, तो उससे हम और खुश होकर गाते हैं, और वही हमारा कारण है कि स्टेज शोज हम ज्यादा करते हैं। इस चीज में मैं और अपनी तरफ से जरा इजाफा करना चाहूंगा। हमारे टेस्टिंग ग्राउंड होता है, जो स्टेज की आपने बात कही ना, वो टेस्टिंग ग्राउंड है। हम जो रिकॉर्ड करना चाहते हैं आने वाले दिनों में, उसका हम परीक्षण कर लेते हैं उन श्रोताओं के सामने जिनको सुनना है अभी, और क्या रिएक्ट करते हैं वो, कैसा उनको लगता है, उसके मुताबिक हम अपना मन बनाते हैं कि हम इन चीजों को रखेंगे। विजय जी, ये बताइए कि अब तक कहां कहां आपने अपने स्टेज शो कर रखे हैं? संख्या की बात अगर करें तो तकरीबन 1000 जी, और जिसमें हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर सारी बातें जोड़ के मैं बोल रहा हूँ। उसमें कनाडा, यूएसए, यूके, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, सिंगापुर, बैंकॉक, हांगकांग वगैरह वगैरह, जहां हमारे प्रवासी भारतीय हैं, उन मुल्कों में ही ज़्यादातर गज़ल सुनी जाती है। आपको एक बात शायद मालूम तो होगी, लेकिन थोड़ा ताज्जुब होगा, हमारा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जो है ना, वो ज़्यादा मकबूल है विदेशों में, क्योंकि उसमें ज़बान की कोई बंदिश नहीं है। और जहाँ गज़ल की बात आती है, तो वो जहाँ ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ हमारे भारतीय बंधु हैं, वहां पर बहुत पसंद की जाती है गजल भी, भजन भी, और पुराने फिल्मी गाने भी। जैसा कि आपने कहा कि भारत के अलावा दूसरे देशों में यानी विदेशों में भी आपने गाया है, और जहां तक संगीत का ताल्लुक है तो वो किसी तरह की दीवारें नहीं मानता। किसी ने कहा भी है ना कि हम तो आवाज हैं, दीवारों से छन जाते हैं। तो जब विदेशों में आप गाते हैं तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स या सबसे अच्छा आपको कहाँ लगा गाते हुए? सबसे अच्छा रेस्पॉन्स यूके में मैं कह सकता हूं, क्योंकि वहां बिल्कुल विशुद्ध सुनने वाले लोग भी मौजूद है। डाई हार्ड कहते हैं ना, डाई हार्ड जी, जो कि अच्छा ही कलाम सुनना चाहते हैं, और अच्छा कलाम खुद उन्हें याद भी है। अगर कहीं आप कुछ चूक कर दें तो वो दुरुस्त करने के काबिल हैं। ऐसे सुनने वाले वहां मौजूद हैं आपके सामने। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि किन किन भाषाओं में आपने अपने गीत गाए हैं? देखिए, खास जबान तो हमारी उर्दू और हिंदी ही रही है। इसके अलावा जो रेणु जी ने पंजाबी गाना बताया, बंगला तो इनकी अपनी मातृभाषा है, कुछ ब्रिज भाषा में भी हमने गाए हैं, लेकिन खास प्रोजेक्शन उर्दू हिंदी का ही मैं मानता हूँ। अच्छा रेणु जी और विजय जी, आप दोनों अपनी गायकी में
किसी अपने सीनियर गायक से या अपने किसी उस्ताद से प्रभावित रहे हैं क्या? आज के दौर में मैं रेणु जी, अगर आपकी इजाजत हो, आज के दौर में कोई भी कलाकार हमारे भारत के जो शिरमौर कहना चाहिए जगजीत सिंह जी, उनसे प्रभावित ना हो, ये उनके प्रति भी अन्याय होगा। क्योंकि यहाँ की गजल जो इस पिछले 25 साल में पनपी है और लोकप्रिय हुई है, उसमें बहुत बड़ा श्रेय है उनको, बहुत बड़ा हाथ है उनका। जो सुगम संगीत के धरातल पर लाकर गजल को आम आदमी तक पहुंचाया, वो जगजीत भाई का ही श्रेय है। अच्छा विजय जी, हमें ये भी मालूम है कि आपने सिर्फ सुरों को ही नहीं साधा है, बल्कि कलम को भी साध लिया है, तो इस बारे में कुछ बताएंगे? कलम भी दरअसल सादी नहीं सद गई। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि आप कुछ करना नहीं चाहते और कुछ करवा लिया जाता है, फिर आप सोचते हैं कि अरे ये भी तो था अपने अंदर, तो शायद उसको आप परस्यू करते हैं तो बात बन जाती है। जैसे कि एक कविता मैं आपको अपनी हास्य की सुनाता हूँ। मृत शैया पर पड़े पति बेहद उदास थे, बेटी बेटे नाते वाले आसपास थे, बेटी बेटों को जो देना था वो दे दिया, किंतु अंत में पत्नी से भी प्रण ये ले लिया कि मेरी मृत्यु के बाद प्रिय शादी कर लेना, मेरी मृत्यु के बाद प्रिय शादी कर लेना, तुम श्री गुप्ता जी को अपना वर कर लेना। तो पत्नी चौंकी, गुप्ता जी से? क्या ये कहते? अरे गुप्ता तो है शत्रु आपके पास जो रहते। तो ठंडी आह भरी पति ने बोले, श्रीमती जी गुप्ता ने सारे जीवन हैरान किया है, उसके विरुद्ध ही मैंने ये सामान किया है। जीते जी गुप्ता ने मेरा बजाया तबला, उससे करो विवाह मेरा पूरा हो बदला। अच्छा विजय जी, जो हमारे श्रोताओं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखिए मित्र, इस विषय में मैं अपने को इस योग्य नहीं मानता कि कुछ भी कह सकूं। मैं तो खुद भी सीख रहा हूं, विद्यार्थी हूं, अपने को हर विषय का मानता हूं, काव्य का हो, संगीत का हो, नाटक का हो, लेकिन कुछ जरूरी शर्तें तो हर एक को पूरी करनी पड़ती हैं। शिक्षा लेनी पड़ती है। शिक्षा, गायन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो गायन सीखना पड़ेगा, किसी गुरु के समक्ष बैठकर आपको उनसे मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, शायरी समझनी पड़ेगी, भाषा समझनी पड़ेगी, व्याकरण समझना पड़ेगा, आवाज का लगाव समझना पड़ेगा, और किस जगह, चाहे आप गजल गाएं या भजन गाएं, कुछ बातें तो कॉमन हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं आपकी आवाज का लगाव उस विषय के अनुकूल कैसे बनाएं, ये समझ भी आपको जागृत करनी होगी। अलावा उसके आंखें खोल के चलना पड़ेगा, और ये एलिमिनेटिंग प्रोसेस भी आपका होना चाहिए। जो नहीं पसंद है उसको आप छोड़ने की भी क्षमता रखते हो। रेणु जी और विजय जी, आप दोनों विविध भारती के स्टूडियोज में आए और इतनी प्यारी प्यारी बातें हमसे की। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता इन बातों को पसंद करेंगे और आगे चलकर फिर कभी आपसे मुलाकात होगी और इसी तरह से बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के साथ कि काश तेरा घर मेरे घर के बराबर होता, तुम ना आते, तुम्हारी आवाज ही चली आती। मैं आप सभी का आभार प्रकट करूंगी, सारे श्रोताओं का जो कि आज मुझे यहाँ सुन रहे हैं, और सबको शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, जब ये मुझे कहते हैं तो मुझे शरीक करके कहती हैं, ये हम कहना चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूँ। मैं अपनी तरफ से, रेणु जी की तरफ से सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, वेद भारती का बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि आज मौका मिला आप लोगों से दो चार बातें करने का, और आगे भी कोई खिदमत का मौका होगा तो हम बहुत सगर्व यहाँ भाग लेने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पार्श्व गायकी की दुनिया की मशहूर जोड़ी विजय चौधरी और रेणु चौधरी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इनसे मिलिए।